नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ब्राइट स्टडी में। आज हम आपको ले चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के उस हिस्से में जिसे कभी हिंद चीन कहा जाता था। हिंद चीन यानी वो जगह जहां भारत और चीन दोनों की संस्कृति और प्रभाव गहराई से मिले हुए थे। आज के समय में इस क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश आते हैं, लेकिन हमारी कहानी खास तौर से वियतनाम के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां फ्रांसीसियों ने अपना सबसे बड़ा उपनिवेश बनाया। अब सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस यहाँ क्यों आया? ऐसा क्या था वियतनाम और हिंद चीन में जिसने फ्रांसीसियों को इतनी दूर खींच लाया? दरअसल इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था आर्थिक लाभ। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और यहाँ खूब धान यानी चावल पैदा होता था। साथ ही यहाँ रबर की खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी। फ्रांसीसी सोचते थे कि अगर वे इस क्षेत्र पर कब्जा कर लें तो इन फसलों का इस्तेमाल अपने व्यापार और उद्योगों के लिए कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वियतनाम की धरती में कई बहुमूल्य खनिज भी छिपे हुए थे, जैसे कोयला, टिन, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम। ये सब धातुएं यूरोप के कारखानों और मशीनों के लिए बहुत काम आती थीं। इसलिए फ्रांसीसी इसे एक सोने की खान समझते थे। उन्हें लगा कि वियतनाम से वे न सिर्फ कच्चा माल निकाल सकते हैं, बल्कि यहाँ उन्हें एक बड़ा बाजार भी मिलेगा जहाँ वे अपने देश का बना हुआ सामान बेच पाएंगे। लेकिन केवल आर्थिक कारण ही काफ़ी नहीं थे। उस समय यूरोप में यह धारणा फैली हुई थी कि यूरोपीय लोग सभ्य हैं और बाकी एशियाई और अफ्रीकी देश असभ्य। इसलिए यूरोपीय ताकतें यह दावा करती थीं कि उनका कर्तव्य है कि वे इन असभ्य देशों को सभ्य बनाएं। फ्रांसीसी भी इसी सोच से प्रभावित थे। वे कहते थे कि वियतनाम के लोगों को आधुनिक शिक्षा, आधुनिक जीवन और सभ्यता सिखाना उनकी जिम्मेदारी है। पर असलियत ये थी कि ये सिर्फ एक बहाना था ताकि वे अपने कब्जे को जायज ठहरा सकें और अपने हित साध सकें। तीसरा कारण था व्यापारिक सुरक्षा। उस समय फ्रांसीसियों को अंग्रेजों और डच व्यापारिक कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। भारत और चीन में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ चुका था और फ्रांसीसी व्यापार पीछे छूट रहा था। ऐसे में हिंद चीन फ्रांस के लिए एक सुरक्षित जगह लग रहा था, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का असर बहुत कम था। फ्रांस को लगा कि अगर वे हिंद चीन में मजबूत पकड़ बना ले तो वे न सिर्फ यहाँ से लाभ कमा सकते हैं, बल्कि भारत और चीन में भी अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। अब फ्रांसीसियों के सामने एक बड़ा सवाल था, कब्जा करने के बाद इस जगह से अधिक फायदा कैसे उठाया जाए। इस सवाल पर बहुत विचार हुआ। उस समय एक प्रसिद्ध विचारक और नीति निर्माता थे, पॉल बर्नार्ड। उनका मानना था कि अगर उपनिवेश से असली लाभ उठाना है तो वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, यानी वे ज्यादा सामान खरीदेंगे। इससे बाजार विकसित होगा और उस बाजार का फायदा फ्रांसीसी व्यापारियों को मिलेगा। उन्होंने जापान का उदाहरण दिया, जहां 1890 के दशक में भूमि सुधार किए गए थे। बर्नार्ड चाहते थे कि वियतनाम में भी भूमि सुधार और औद्योगिकीकरण हो, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और लोग बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने वियतनाम में न तो बड़े पैमाने पर भूमि सुधार किए और न ही औद्योगिकीकरण पर खास ध्यान दिया। उनका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर था जिनसे उन्हें तुरंत लाभ हो सकता था, जैसे चावल और रबर की खेती। वियतनाम की जमीन पर बागानों का जाल बिछा दिया गया, जिन पर फ्रांसीसी और कुछ गिने चुने वियतनामी धनी वर्ग का कब्जा था। इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद खराब थी। उनसे एक तरफा अनुबंध कराया जाता था, जिसमें सारे अधिकार मालिकों के पास होते थे और मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं। अगर मजदूर काम पूरा न करें तो मालिक उन्हें सजा दे सकते थे, यहाँ तक कि जेल भी भिजवा सकते थे। उनकी स्थिति लगभग गुलामों जैसी थी। ग्रामीण इलाकों में भी किसान सामंती शोषण से पीड़ित थे और उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा था। फ्रांसीसी शासकों ने खेती के विस्तार के लिए कुछ कदम जरूर उठाए। शुरुआत में तो उनका ध्यान नगरों और बंदरगाहों पर था, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रामीण इलाकों पर भी ध्यान देना शुरू किया। खासकर मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में उन्होंने नहरें बनवाई और भूमिगत जलधाराओं का निर्माण करवाया। इन परियोजनाओं में वियतनामी किसानों को जबरन काम करने के लिए लगाया गया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि धान की खेती में जबरदस्त वृद्धि हुई। 1873 में जहां केवल 2,74,000 हेक्टेयर में धान बोया जाता था, वहीं 1930 तक ये बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्पादन इतना बढ़ा कि 1931 तक वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यात करने वाला देश बन गया। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने संरचनागत विकास
यानी ढांचागत काम भी किए। लेकिन ध्यान रहे, इनका मकसद वियतनामी जनता का भला करना नहीं था, बल्कि अपने प्रशासन और सेना को मजबूत बनाना था। उन्होंने पूरे हिंद चीन को जोड़ने के लिए विशाल रेल नेटवर्क तैयार किया। ये रेल लाइन वियतनाम को चीन से जोड़ती थी और दूसरी रेल लाइन वियतनाम को कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन होते हुए थाईलैंड तक ले जाती थी। 1910 तक ये नेटवर्क तैयार हो गया था। इसके साथ ही बंदरगाहों का भी विकास किया गया। इसका फायदा ये हुआ कि 1920 के दशक तक व्यापार तेजी से बढ़ा और सारा मुनाफा फ्रांसीसियों की जेब में गया। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो फ्रांसीसियों का मकसद बिल्कुल साफ था, वियतनाम और हिंद चीन को अपने औपनिवेशिक हितों के लिए इस्तेमाल करना। उन्होंने खेती, बागान, खनिज और व्यापार सभी को अपने हिसाब से ढाल लिया। मजदूरों और किसानों की हालत बद से बदतर कर दी गई। हाँ, बाहर से देखने पर रेल लाइनें, नहरें और ढांचे जरूर बने, लेकिन असल में ये सब फ्रांसीसी हितों के लिए था। वियतनाम की जनता को इसका फायदा बहुत कम मिला, बल्कि यही शोषण और अन्याय आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का बीज बना।